Hello students, welcome back. Yesterday we studied chapter 1 tracing chains through a thousand years. हमने यहाँ तक पढ़ा था, पहले फर्स्ट मैप देखा था जो बनाया गया 1154 में बाय अल-इदरीसी द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेकेंड मैप था जो 1720 में बनाया गया था, किसके द्वारा? फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा। उसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ा था कल। अब आज हम पढ़ेंगे नए पैराग्राफ से। हमारा नया पैराग्राफ क्या है? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, मतलब नई और पुरानी शब्दावली। शब्दावली मतलब जो आपके शब्द भंडार होते हैं। ठीक है, इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता होगा। ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। ठीक है, जो हिस्ट्रिकल यानी ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं वो बहुत सी अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं और ये समय के साथ साथ यानी हर साल थोड़ा थोड़ा बदलती है, क्योंकि नई खोज की जाती है तो नई किताबें आती हैं, फिर इतिहास जो है थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है। मिडाइवल पार्शियन यानी आधुनिक पार्शियन इतिहास को भी हम उदाहरण की तरह से ले सकते हैं। जो मध्यकालीन इतिहास है इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पार्शियन। ये मध्यकालीन पारसियों का इतिहास जो है मॉडर्न यानी वर्तमान इतिहास से अलग है। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकाबलरी। ये जो डिफरेंस है, ये अंतर है, ये केवल ग्रामर और वोकेबलरी से नहीं होता, बल्कि द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। समय के साथ साथ किसी शब्द का जो है अर्थ तक बदल जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, टेक द टर्म हिंदुस्तान। यहाँ पे हिंदुस्तान शब्द की बात कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हमने हिंदुस्तान शब्द को ले लिया। टुडे वी अंडरस्टैंड इट इज़ एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। आज हम इससे हिंदुस्तान शब्द का मतलब समझते हैं कि इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, इसी वैन द टर्म वाज यूज इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज सिराज। लेकिन इस टर्म को, इस शब्द को यानी हिंदुस्तान शब्द का उपयोग जब मिनहाज सिराज ने किया था 13वीं शताब्दी में, यानी अब से 700 साल पहले, 700 ईयर्स एगो, तब उनका क्या मतलब था? तो उनका मतलब था ही मीट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। उनका मतलब था गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र और हरियाणा और पंजाब के बीच का क्षेत्र था, है ना। इधर किसका शासन था? दिल्ली की सुल्तान का। ही यूज द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वेयर पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान तक, जहाँ दिल्ली के सुल्तान का जहाँ तक शासन था, प्रभुत्व था, डोमिनेंस था, वहाँ तक के जगहों के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज सिराज ने 13th सेंचुरी में किया था, याद रखना है। और अब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हम क्या करते हैं? पूरे इंडिया के लिए करते हैं। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। ठीक है, जहाँ जहाँ लोगों का शासन हुआ तो सल्तनत के नाम से किया गया, लेकिन पूरा इंडिया कभी हिंदुस्तान शब्द में उस समय नहीं आया। बाय कॉन्ट्रास्ट, कुछ समय बाद इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब याद रखना है, 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के यानी भारतीय सब कॉन्टिनेंट के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और ये जो शब्द है किसके सिमिलर था? देखिए, एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, हम आगे इसी अध्याय में पढ़ेंगे। दिस वाज समवाट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो। ये शब्द के उसकी तरह था, हिंद की तरह। हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया था? 14वीं शताब्दी में के पोएट अमीर खुसरो ने किया था। वाइल द आइडिया ऑफ ए जियोग्राफिकल एंड कल्चरल इंटिनिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद टुडे। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक शब्द के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। मैं आपको आसान भाषा में बताऊँ तो जो हिंद है और वो हिंदुस्तान 13वीं शताब्दी में उन्होंने यूज़ किया, किन्होंने? मिनहाज सिराज ने, फिर 16th शताब्दी में बाबर ने 16th सेंचुरी में, उसके बाद फिर 14th सेंचुरी में हिंद शब्द वर्ड का यूज़ किया अमीर खुसरो ने। तो इन सारे शब्दों का मतलब एक अपने अपने स्पेसिफिक जगहों से था। ठीक है, और जबकि आज हम हिंदुस्तान शब्द को कैसे जानते हैं? हिंदुस्तान मतलब पूरा इंडिया। तो समय के साथ साथ इस हिंदुस्तान शब्द का मतलब बदला। उस समय कुछ और था, अपने क्षेत्रों की बात हो रही थी, दिल्ली का जहाँ दिल्ली की सुल्तान का जहाँ जहाँ शासन था। फिर अमीर खुसरो ने दूसरे सेंस से यूज़ किया, फिर बाबर ने दूसरे सेंस से। बाबर ने क्यों यूज़ किया था? भारत के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए। ठीक है, और आज हम हिंदुस्तान शब्द को कैसे जानते हैं? पूरे इंडिया के लिए जानते हैं। Historians today have to be careful about the terms they use because
दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। जो हिस्टोरियंस होते हैं यानी इतिहासकार होते हैं, उन्हें इन शब्दों का उपयोग जो है बहुत ही केयरफुली यानी सावधानी से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन शब्दों का पहले कुछ और अर्थ था और अब कुछ और अर्थ है। टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक और वर्ड बता रहा है, ए सिंपलर लाइक टर्म लाइक फॉरेनर, विदेशी शब्द के बारे में बता रहा है यहाँ पे। विदेशी शब्द का पहले कुछ और मतलब था, अब कुछ और मतलब है। फॉरेनर मतलब आज हम क्या जानते हैं? इट इज़ यूज टूडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडिया। जो भारतीय नहीं है वो फॉरेनर है हमारे लिए, ठीक है। जो भारत का नागरिक नहीं है वो क्या है? फॉरेनर है, विदेश से आया, सिंपल। लेकिन पहले फॉरेनर वर्ड का मतलब दूसरा था। क्या मतलब था? द मिडाइवल पीरियड, ए फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपेयर्ड से इन ए गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। इन हिंदी द टर्म परदेशी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन एंड पर्शियन पंजाबी। देखिए मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति, ठीक है। पहले के समय में गांव में जब भी कोई अनजाना व्यक्ति आता था तो उसके लिए, और वो व्यक्ति कैसा होता था? जो उनके समाज और संस्कृति को नहीं जानता था, उससे मेल नहीं खाता था, तो वो व्यक्ति उनके लिए विदेशी कहलाता था। क्या कहलाता था? वह व्यक्ति उनके लिए विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? परदेशी, या फारसी में अगर बोलें तो अजनबी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, ए सिटी dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have and different religious or caste backgrounds। अब देखिए इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको कि इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, ठीक है। ये क्या बात हो गई कि गांव में जो दो किसान रहते थे, भले वो अलग अलग धर्म के हों, लेकिन वे एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं कहलाते थे। गांव में रह रहे हैं साथ में, वो देशी हैं खुद के लिए, ठीक है। लेकिन कोई दूसरा बाहर से आ जाता था तो वो उनके लिए फॉरेनर हो जाता था। गांव के बाहर से कोई आ जाए जो उनके सोसाइटी धर्म को नहीं पहचानता, वो क्या हो गया? उनके लिए फॉरेनर हो गया। ये तो थी वर्ड की बात की। वर्ड की मीनिंग तक बदल जाती है तब तो बड़े बड़े सेंटेंस का तो मतलब बदल ही जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। क्या नेक्स्ट पैराग्राफ? हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये सर हिस्टोरियंस क्यों पढ़ रहे हैं इसको? तो इसको बेटा हिस्टोरियंस ही पढ़ा जाता है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, इतिहासकार और उनके स्रोत। उनको ये सारी चीज़ें जानकारी कहाँ से मिलती है इतिहासकारों को? तो देखिए, हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है इसे देखते हुए अलग अलग स्रोतों का सहारा लेते हैं। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना, ठीक है। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750, 1750। आपके चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स। चेंज जो है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इस अध्याय में हम मोटे तौर पर क्या पढ़ने वाले हैं? मोटे तौर पर हम इस अध्याय में 700 से लेकर 1700, यानी 1700 में आप 700 घटा दें कितना आएगा? 1000 आएगा। तो इन 1000 सालों में जो भी परिवर्तन हुआ, ठीक है, हमारे भारत में जो भी चीज़ें घटी उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अभी यहाँ से तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका। You will notice some continuity in the sources used by historians the study of the period, ठीक है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें से आपको बहुत सी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम है, नहीं बदली हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदल चुकी हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information। टेक्सचुअल मतलब लिखित, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? इतिहासकार इस काल के बारे में, इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी किसका उपयोग करते हैं? सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला, ठीक है। ये टेक्सटुअल जो हुआ तथा लिखित सामग्री पर भी निर्भर करते हैं। पर ये द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न थी। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती है। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम बी चीपर एंड मोर, ठीक है।
आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का धीरे धीरे स्रोतों का उपयोग जो है धीरे धीरे कम करने लग गए। ठीक है, वाइडली अवेलेबल। इस समय के दौरान जो कागज़ है वो धीरे धीरे क्या होता गया, सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। यहाँ पे आपका ये जो पढ़ा हमने, थ्रू दिस पीरियड, इस समय में ग्रेजुअली बिकेम द पेपर ग्रेजुअली बिकेम द चीपर एंड मोर चीपर वाइडली अवेलेबल। तो उस समय क्या हुआ, जो कागज़ था वो सस्ता होता गया और बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध भी होता गया। उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई इसीलिए तो वो सस्ता हुआ, अगर बहुत कम होता तो उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होती है ना। तो याद रखना है, उस समय बढ़िया कागज़ अच्छे से अवेलेबल हो गया। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट। इस पेपर का उपयोग लोग क्यों करते थे, पवित्र किताबें लिखने के लिए। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, है ना, शासकों के इतिहास। लेटर्स एंड क्या है ये, टीचिंग्स, है ना, ऑफ सेंट्स, पेशेंट्स एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। याद करना है, लोक धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में भी इसका उपयोग जो है करने लगे थे। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर आल्सो डिफिकल्ट टू यूज़। देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है पांडुलिपियों। तो इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपि तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। बहुत सारी जानकारी तो मिलती है इन सबसे, लेकिन इनका उपयोग करना जो है बहुत कठिन है। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि चलिए पेपर तो अवेलेबल हो गया, पेपर अवेलेबल हो गए तो हमने उसमें लिख भी दिया, लेकिन उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। एक बार लिख गया तो दोबारा किताब लिखने के लिए फिर से लिखना पड़ता था, है ना। अब तो प्रिंटिंग प्रेस है तो फटाफट फोटो कॉपी से बढ़ जाता है, तो दोबारा हाथ से लिखना पड़ता था इन्हें। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज। अब देखिए, कोई भी चीज़ कॉपी करना बहुत ही कठिन काम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं होती, आप कभी पीछे हो जाते हो तो आप अपनी फ्रेंड की कॉपी लेते हो अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी राइटिंग कभी कभार समझ में नहीं आती, कभी कभी आप कुछ गलत लिख देते हो। तो यही है, ये मिस्टेक्स पहले भी होती थी, कोई अलग से नहीं आए, वो भी इंसान थे। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज रिटन। कभी कभी तुम्हें अपने दोस्त की राइटिंग समझ में नहीं आती और तुम्हें अपने से गेस करके जो है लिखना पड़ता है कि ये लिखा होगा। एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। तो इसी वजह से क्या होता है, आपकी कॉपी में थोड़ा सा उसकी अपने दोस्त की कॉपी से थोड़ा सा अंतर आ जाता है। बहुत ही छोटा होता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर आ जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवाट सिमिलर, और इसी तरह पांडुलिपियों को भी कॉपी करके लिखना भी एक तरह से इसी तरह है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंज, ए वर्ड हेयर, सेंटेंस देयर। ठीक है, याद रखना है कि फलस्वरूप आपकी लिखे में मिर्च के लिखे हुए कि कुछ छोटे मोटे लेकिन बड़े परिवर्तन तो आ ही जाते हैं। यहाँ से बताता हूँ मैं आपको फिर। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में, कॉपी करने में क्या होता है, पांडुलिपि की प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ यानी कॉपी बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चले जाते हैं। लिपिक मतलब जो लिखते हैं, ठीक है, छोटे मोटे फेरबदल हो ही जाता है, जिससे क्या होता है कहीं कोई शब्द तो कहीं कोई वाक्य जो है बदल जाता है। दिस स्मॉल डिफरेंस गिव ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। और ऐसा लंबे समय तक करने से क्या हो जाता है, जो उन्होंने पहले लिखा था बार बार कॉपी करते जा रहे हैं, पहले से कॉपी किए, सेकंड में, सेकंड थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, ऐसे समय जाता गया और कॉपी करते करते चले गए, तो ये चीज़ें जो है बदल गई, बहुत ही डिफरेंट हो गई। लिखा तो कुछ और था लेकिन हो कुछ और गया। दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रियरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द अथर टुडे। ठीक है, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम, बहुत ही कठिन प्रॉब्लम है इतिहास को समझने के लिए। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स, और हम पूरी तरह से उन्हीं कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट से पर ही डिपेंड है। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द अथर एंड ओरिजिनली रिटन। तो क्या होता है, इतिहासकारों को सही इतिहास पता लगाने के लिए, ठीक है, सही इतिहास का पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती, जो पहले कॉपी की गई थी फिर दोबारा कॉपी की गई थी, तो समय समय पर वो मिलती जाती या फिर मिली रखी होती, तो सारी पढ़नी पड़ती हैं, और सारी पढ़ने के बाद फिर समझ में आता है कि रियल में बात लिखी क्या गई है। ठीक है, इतना जोल जाल करना पड़ता है तब जाके समझ में आता है। ऑन
ऑन ओकेशन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रोनोलॉजीज एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल जियाउद्दीन बरानी wrote his chronology first in 1356 and another version 2 years later। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद यानी 1358 में लिखा था। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। लेकिन 1960 से पहले इसके फर्स्ट वर्जन के बारे में इतिहासकारों को नहीं पता था। अब 1960 में इतिहासकारों को पता चला कि इन्होंने 2 वृत्तांत लिखे थे खुद के। किसने? जियाउद्दीन बरनी ने। इट रिमेंड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, और इतनी बड़ी लाइब्रेरी का कलेक्शन है तो उसमें जो है वो खो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।